महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और कोई पार्टी नहीं है साहब महाराष्ट्र में। एट द मोमेंट विद अस मिस्टर योगेश चिले। योगेश चिले साहब नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लवली फ्रेम, ब्यूटीफुल, अरे लवली, लुक एट दैट। योगेश चिले साहब बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, देखें आपको, फ्रेंच कट और ऊपर से जबरदस्त, बिल्कुल माशाल्लाह। तो योगेश चिले साहब, आपने जो टैंकर माफिया है वसाई विरार की, उसकी तो ऐसी की तैसी कर दी। पहली बार मैंने देखा, डर गए वो लोग, आज तक कभी नहीं डरे इतने सालों में। अरे उनका प्रकोप था सर, दहशत थी उनकी, भौकाल था। बड़ी से बड़ी सरकार, बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनको टच करने की। आप लोगों ने करके दिखा दिया साहब, वंडरफुल। अब ये कैसे किया, आगे क्या होगा, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। योगेश चिले साहब फ्रॉम द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और श्री राज ठाकरे सर, प्लीज। सर, हम ये मानते हैं कि आप अगर आपकी मूवमेंट जो है, आंदोलन आपका, वो ज्यादा दिन तक चलाएंगे तो किसी को भी आपके सामने झुकना है। अगर आप उनसे डरेंगे नहीं, आप उनके फोन पे अगर उनको कोई रिस्पांस नहीं देंगे, उनके धमकियों को आप रिस्पांस नहीं देंगे और आपका आंदोलन चलाते रहेंगे, तो उनको झुकना ही झुकना है। अभी होगा ये कि अभी जो भी वहां की लोकल बॉडी जो है, उसको हरकत में आना पड़ेगा, उसको इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये जो टैंकर लॉबी है, इसको डिसिप्लिन में उनको लाना पड़ेगा। जो भी इलीगल है वो बंद करना पड़ेगा, और जो भी लीगल रहेंगे उनको डिसिप्लिन में, ये जो भी वाटर सप्लाई है वो करना पड़ेगा सर। अब ये होगा मीरा भाईंदर में। क्या बात है सर, जबरदस्त। और ये कब तक हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ये जल्दी उनकी प्रशासन के साथ मीटिंग हो जाएगी। उसमें वाटर सप्लायर्स भी रहेंगे, उसमें एमएनएस भी रहेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगा, और मिलजुल के कुछ उस पे हल निकालेंगे। हम यही चाहते हैं। अभी हमने कलम्बोली में भी जो बसेस जो 4-5 लेन में खड़ी रहती थी विदाउट डिसिप्लिन, उनको हमने डिसिप्लिन में लाया, एक लेन में सब खड़े हो रहे हैं। और अभी हमारी भी वहां पे भी प्रशासन के साथ और बस ओनर्स के साथ अभी चर्चा होने वाली है। जबरदस्त। प्रदीप जी। चिले साहब, आज एक अद्भुत चीज हो गया महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। नवाब मलिक जी जो जेल में थे वो आए और असेंबली में अजीत दादा जी के साथ बैठना शुरू कर दिया। शरद पवार जी को छोड़कर अजीत दादा के साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर अचानक सब हंगामा होने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी लेटर लिखते हैं अजीत दादा को कि आपको इनको साथ में नहीं रख सकते। तो ये कैसे, जो फडणवीस जी पूरे हमेशा कह रहा कि इनके देश के दुश्मनों के साथ इनका कुछ नाता है, तो ऐसे लोग, तो क्या ये किस प्रकार से देखते हो आप, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? जय साहब। सर, ये तो देवेंद्र जी की मजबूरी है कि उनको खत लिखना पड़ा, नहीं तो उनको भी नवाब मलिक साथ में ही चाहिए। अभी जितने भी पॉलिटिशियंस है जो भ्रष्टाचार में अटके, उन सबको इन्होंने साथ में लिया ईडी का डर दिखा के। जिसने राम जी को, रामलल्ला को गाली दी, उसको इन्होंने यूपी में अपने साथ में बिठाया। तो ये नवाब मलिक क्या चीज है? ये सिर्फ दिखावा है। इनको सभी साथ में चाहिए, इनको अपोजिशन नहीं चाहिए। ये अपोजिशन खत्म करना चाहते हैं इस देश से। तो नवाब मलिक के ऊपर इन्होंने जो भी इतने जोर जोर से हंगामा किया था, ये अभी नवाब मलिक इनके बाजू में बैठा है, तो इनको डर लग रहा है। लोग अभी बोलेंगे कहाँ गया आपका हिंदुत्व? तो ये सवाल न उठे, इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस जी को खत लिखना पड़ा। ये सिर्फ दिखावा है। कल से नवाब मलिक वापस से अजीत पवार जी के साथ में बैठेंगे, देवेंद्र जी के साथ में एक थाली में खाना खाएंगे, आप देखिए। और उनके कार्यकर्ता ये बोलेंगे कि फडणवीस जी ने लेटर लिखा है, हमारा विरोध है, वो अजीत पवार जी। तो ये पूरा आपको लगता है कि सोचिए एकदम प्लान्ड तरीके से सब चल रहा है? सर, उनके पास वॉशिंग मशीन है ना, जिस वॉशिंग मशीन में जो भ्रष्टाचारी है वो धुल के बाहर निकलते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं और फिर वो सदन में बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन सिर्फ बीजेपी के पास है फिलहाल। तो वे नवाब मलिक भी अभी देश द्रोही से देश प्रेमी बन जाएंगे, 2 बात देश के बारे में अच्छे कहेंगे, वो दाऊद को 2-3 गालियां दे देंगे। उनके 2-3 गालियां देने के बाद वो अपने आप देश प्रेमी हो जाएंगे और यही देवेंद्र फडणवीस जी उनको सर पे बिठाएंगे सर।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहेंगे कि भाई वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, केस तो चल रहा है ना उनके खिलाफ, कोई केस तो बंद नहीं हुआ। और वो लोगों को सिखाएंगे कि आप थोड़ा राजनीति सीख लो, राजनीति में किसी को भी अछूत नहीं रख सकते हम, उनको लोगों ने चुन के दिया है, जिसको लोगों ने चुन के दिया है, लोगों के जो भी निर्णय है उसका हमें मान रखना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए वो अभी हमारे साथ है। ये आप देखिए ऐसे अभी, और वो नवाब मलिक को लेने में बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक है, उस पे स्टोरी आएंगी देखो इनके आईटी सेल से। क्या बात है। और नवाब मलिक साहब एक बार फिर मंत्री होंगे, फिर कहने का मतलब ये हुआ जरूर बनेंगे सर। अब्दुल सत्तार मंत्री बन सकते हैं, जिसने हनुमान जी को गालियां दी, तब बीजेपी वाले उनको गालियां दे रहे थे, वही अब्दुल सत्तार इनके साथ मंत्री बन गए सर, मिनिस्टर बन गए। तो नवाब मलिक क्यों नहीं मिनिस्टर बनेंगे? जरूर बनेंगे मिनिस्टर, उनका हक है, बनना चाहिए वो। क्या बात है साहब, क्या बात है। लेकिन जहां तक राज ठाकरे साहब का सवाल है, एक चीज तो मानना पड़ेगा, राज ठाकरे साहब ने कभी ये वाली राजनीति नहीं करी, कभी धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद, ये सब उन्होंने आज तक कभी नहीं किया है। हमेशा विकास की बात करी है और कानूनन बात करी है। अगर उन्होंने अजान को लेकर के, लाउडस्पीकर को लेकर के बात करी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करके बात करी है, वैसे बात नहीं करी है। सीधी सादी बात है। आपको लगता है ये 3 स्टेट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जीती, इसके बावजूद कि ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया, उसके बावजूद लोगों ने भारत का सबसे सस्ता गैस सिलेंडर ठुकराया और बीजेपी को वोट दिया। तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में भी लोग क्या राज ठाकरे जी को वोट देंगे? सर हम तो चाहते हैं लोग राज ठाकरे जी को वोट दे, और अभी का ट्रेंड वही है। मगर आज भी हम जो भी चल रहा है वो देख के क्या आपको लगता है ये लोग बैलेट पेपर पे आना पसंद करेंगे? हमें तो शक है, आज भी हमको शक है। माननीय राज साहब ने इसके खिलाफ सभी पार्टियों को जब एक साथ किया था, उनको ईडी की नोटिस, जो सब बोलते हैं ना, ईडी को डर के राज ठाकरे बीजेपी के साथ गए थे, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं थे। ईडी की नोटिस आने के बाद, ईडी के कार्यालय में जाने के बाद माननीय राज साहब ने सभी पार्टियों को एक किया था ईवीएम के खिलाफ। एक एक पार्टी हमारा साथ छोड़ के गई, कांग्रेस गई, शिवसेना गई, सभी छोड़ के गए, सिर्फ राज ठाकरे अकेले रह गए। अभी आप मुझको बोलिए, जब राज ठाकरे साहब ने ईडी के समन के बावजूद ये सब किया था, तब ये अभी शिवसेना बोल रही है ना विनायक राउत ईवीएम घोटाला है, संजय राउत बोल रहे ईवीएम घोटाला है, तब हम जब बोल रहे थे ईवीएम घोटाला है, तब ये इनके साथ बैठे थे सत्ता में, तब हमको हंस रहे थे। आज ये खुद बोल रहे ईवीएम घोटाला है। तो ये जिस तरीके से बीजेपी जीत रही है ना, आपको शंका आनी ही आनी है सर। क्योंकि देखिए साहब, बड़ा अजीब लगता है ना कि एलपीजी सिलेंडर सबसे सस्ता राजस्थान में, राजस्थान की सरकार जो है वो आपको बीमा दे रही है, ये इंश्योरेंस दे रही है, मेडिकल इंश्योरेंस 25 से 50 लाख रुपए कर दिया, महिलाओं के लिए 1200 रुपये महीना अलग से कर दिया, अब महिलाओं के लिए मुफ्त में ट्रैवल भी कर दिया, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के फ्री में भी मिल रहे हैं, और फिर भी लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब कुछ आपको समझ में आया क्या? मेरी जरा समझ के बाहर है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। थोड़ा अपोजिशन का भी प्रॉब्लम ये है। अपोजिशन के एक अच्छे पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये बात कही, इन्होंने कहा कि आपको बीजेपी के खिलाफ खड़े रहना है, आप सनातन को दोष मत दो। जितनी बार आप सनातन को दोष देंगे उतनी बार बीजेपी और निखरेगी और ज्यादा ताकत से आगे आ जाएगी। आपको विरोध करना है, आप बीजेपी को विरोध करो। आप अगर बीजेपी को विरोध करने के लिए हिंदुओं को उनकी धार्मिक भावनाएं दुखाएंगे, सनातन को विरोध करेंगे, तो आप कभी नहीं जीतेंगे। और राहुल गांधी वही कर रहे हैं। अभी जरूरत है एक अच्छे अपोजिशन के लीडर की, जो राहुल गांधी नहीं है। ये कांग्रेस ने अभी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इस वजह से जो पार्टी पूरे देश में बीजेपी को कंपटीशन अच्छी दे सकती है, वो पार्टी आज पीछे जा रही है सर। आज नीलम गोरे जी को विनायक राउत जी ने कहा कि बेईमानी की औलाद विनायक राउत जी ने कहा, बोले कि नीलम गोरे जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर बाला साहब ठाकरे जी आज जिंदा होते
और ये जो आसाम में गए थे एकनाथ शिंदे जी के पूरे गुट, तो यही सुनते कि बाला साहब ठाकरे जी गाड़ी में बैठ के आपके पास आ रहे, सब लोग भाग के, तो बाला साहब ठाकरे जी का वो ऑरा था, दैट इज व्हाट नीलम गोरे का कहना कि मैंने वो बोला था और विनायक राउत ने कुछ और समझा। तो हाउ डू यू सी दिस, जिस नीलम गोरे का ये कहना, विनायक राउत का इस प्रकार से रिप्लाई देना, कैसे देखते हो आप योगेश चिल्ले साहब? सर पहली बात तो उनका क्या इंटरनल है उसमें मन से को बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि नीलम गोरे जी ने जो बोला वो 100% सच बोला। बाला साहब एंड तक प्रयत्न करते थे अपना जो भी आदमी जा रहा है वो वापस अपने पास आ जाए, उसको बुलाते थे, उसके साथ बात करते थे, जो उद्धव जी ने नहीं किया। अगर उद्धव जी ये करते तो शायद आधे से ज्यादा जो एमएलए उनके वो वापस आ जाते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और ये सही बात है, 3-4 महीने से जब ये शिंदे साहब ने शिवसेना छोड़ी उसके 3-4 महीने पहले से शिवसेना में अस्वस्थता थी, एमएलए नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा था। ये जो विनायक राउत वगैरह है ना, ये सर उपकारों पे जीते हैं, ये अपने दम पे नहीं जीते। मैं कोकन का हूँ, वो भी कोकन के है, हमने देखा इनका काम क्या है कोकन में। इनका खुद का लड़का टोल जो बनाया था राजापुर का, उसका टेंडर इनका लड़का ले रहा था, हमने विरोध किया तब इनको रुकना पड़ा, नहीं तो ये लोग वो भी टोल लेते थे जो रास्ता पूरा हुआ ही नहीं, वो टोल शुरू हो जाता था। तो ये लोग ये नैतिक नहीं है, इनकी मॉरलिटी खत्म हो चुकी है सर। तो ये नीलम गोरे जी पे कुछ बोले, इतनी अभी उनकी नैतिकता नहीं रही। आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि एनवायरनमेंट का ढंग से ठीक से केयर नहीं हो रहा है। जब आदित्य ठाकरे एनवायरनमेंट में, तो आज जिस प्रकार से दुष्काल हो रहे, पुणे शॉर्टेज है पानी का, आपने आंदोलन किया, राज साहब के कहने पे पूरे एमएनएस के सब लीडर्स उतरे मैदान पे, चाहे विसाई विरार हो, अलग अलग जगह। जब बीच में आपने कहा पनवेल में 2 दिन पानी नहीं था, आपने उस चीज को भी हाईलाइट कर दिया कि पानी नहीं है, और आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा इशू है पीने का पानी, बिकॉज इसलिए महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और अलग अलग इंटीरियर्स में जो वेल है, कुएं है, वो भी अभी से सूखने लगा है, ये हालत है, कम पानी है। तो एनवायरनमेंट को बचाना, पानी को ठीक से करना, जो आंदोलन है उसको कैसे आदित्य ठाकरे कर रहा कि जब मैं था तो पूरे चीज को मैं कवर कर रहा था, फॉरेस्ट लैंड हो, वेटलैंड हो, प्रोटेक्शन है, रिजर्व का एरिया हमने प्रोटेक्ट कर दिया, सॉल्ट लैंड में कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, तो हमने बहुत सारे किया, बट ये सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार को इसका पढ़ा ही नहीं है एनवायरनमेंट के बारे में। आप चिल्ले साहब कैसे देखते हो, बिकॉज आने वाले दिन में पानी का बहुत बड़ा समस्या होने वाला है। सर पहली बात तो आदित्य ठाकरे जी को ये बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो खुद सत्ता में थे, तब उन्होंने कुछ किया नहीं है। आज भी उनके कार्यकर्ता रास्ते पे उतरते नहीं, सिर्फ आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं। उनके कितने कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं इस बात के लिए, कितने कार्यकर्ता पानी के ऊपर काम कर रहे, कितने कार्यकर्ता महाराष्ट्र के पोल्यूशन के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे, कोई नहीं दिख रहा है सर। ये सिर्फ बात कर रहे, इनको सिर्फ ना ये दूध के धुले हुए ना वो दूध के धुले हुए। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में पानी की कोई कमतरता नहीं हो सकती अगर उसका नियोजन अच्छे तरीके से किया जाए तो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, महाराष्ट्र में धुलिया करके एक जिला है जी। इस धुलिया में एक रिवर है पांजरा करके, उसका आप अगर विड्थ देखेंगे ना तो वो 12 महीने बहने वाली नदी थी। आज वो नदी 2 या 3 महीने सिर्फ बारिश में बहती है, बाकी वो नदी को पानी नहीं है। सब कहते हैं कि ऊपर डैम बनाने के वजह से उस नदी को पानी नहीं है। मैं वहां पे गया हूं, मैंने वहां पे स्टडी किया है सर। ऊपर डैम बनाने के वजह से वहां पे पानी नहीं है, यह बात सरासर गलत है। नदी को जो झरने रहते हैं ना, वो झरने बुझ गए। महाराष्ट्र सरकार ने हर नदी के झरने अगर खोलना शुरू कर दिया जाए, वहां पे काम करना, उस पे काम करना, क्योंकि जब बारिश जाती है तो उसके बाद 3 या 4 महीने लगते हैं झरने का पानी नदी तक आने के लिए, बराबर। वो झरने अगर बंद हो जाए तो बहती नदी बंद हो जाती है, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है। तो महाराष्ट्र सरकार को अगर कुछ करना है तो नदी को वापस जिंदा करना पड़ेगा। अभी अपनी नदी, हमारी जो महाराष्ट्र की नदियां है वो मर रही है, उसको जिंदा करना पड़ेगा और सीरियसली उस पर काम करना पड़ेगा। ये लोग सर गंभीर नहीं है, ये इनको कुछ पड़ी नहीं है। पोल्यूशन की बात करें, मैं सिंपल बता देता हूं, अपने पास इतने पहाड़ है जिनको अगर हम स्टोरेज टैंक भी बनाए पानी के लिए तो भी महाराष्ट्र को पानी की कोई कमतरता नहीं है, लेकिन इनको उस पर काम ही नहीं करना है।
एक अच्छा प्रकल्प महाराष्ट्र में जो हर नदी को जोड़ सकता है और महाराष्ट्र की पानी की तकलीफ दूर हो सकती है, वो प्रकल्प पूरा का पूरा वो प्रोजेक्ट अभी रेड कपड़े में बंधा पड़ा है सर, उसको खोल ही नहीं रहे। क्या करेंगे बताइए आप। दिशा सैलियन मैटर में आदित्य ठाकरे जी, एसआईटी का निर्माण आज अनाउंस हो गया कि एसआईटी फॉर्मुलेट किया गया है, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये मगर ये बहुत दिनों से चल रहे हैं, बहुत महीनों से चल रहे हैं, मतलब बहुत सालों से चल रहे हैं, जब से मर्डर हो गया। तो ये आपको लग रहा है फिर ये एक प्रेशराइज टैक्टिक्स है या सचमुच उसमें कुछ होने वाला है? बिकॉज आप इस पूरे इंडस्ट्री में सब आपके नेटवर्किंग है, आप इस चीज को कैसे देखते हो? जो इंक्वायरी होना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं हो गया, ये डिले क्यों? और अचानक अभी बोलते एसआईटी फॉर्म करो और एसआईटी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करो, ये फिर एक हॉगवॉश है। आप किसको कैसे देखते हो, एमएनएस कैसे देखता है चिले साहब? सर पहली बात तो आज से महाराष्ट्र में अधिवेशन शुरू हुआ है, नागपुर अधिवेशन, और उस अधिवेशन में आज से ही जो एमएलए का और शिवसेना का, शिंदे गट और शिवसेना का जो भी प्रॉब्लम है उस पे हियरिंग शुरू आज से हुई है। तो ये प्रेशर टेक्निक है कि शिवसेना पे, जो पुरानी वाली शिवसेना है उद्धव ठाकरे गट, उस पे दबाव बनाने के लिए ये सब टेक्निक है। आप लेकिन वो इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, मैं आज बोलता हूं इनको अरेस्ट नहीं करेंगे अगर, क्योंकि उनको मालूम है ठाकरे, इनके पीछे, आदित्य के पीछे ठाकरे सरनेम लगा है। अगर इनको हाथ डालेंगे तो जो महाराष्ट्र में अभी सिचुएशन है, जो इमोशनली सब अटैच है ठाकरे फैमिली के साथ, वो बॉन्ड और तगड़ा हो जाएगा और इनको इलेक्शन में भारी पड़ेगा ये। इसलिए ये सिर्फ डराएंगे, ये अरेस्ट नहीं करेंगे। अभी ये आज ठाकरे सरनेम जिसका है उसको अरेस्ट करने जाएंगे, ये अड़चन में आ जाएंगे सर। तो ये हॉगवॉश है। और शरद पवार साहब का कहना है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ था उसका नतीजा मुझे पहले ही मालूम था क्या होने वाला है, और जैसे मैं सोचा था वैसे ही हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एरोगेंस, उनका शरद पवार साहब का कहना है कि बहुत एरोगेंट है, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाना चाहिए था, मीटिंग हुआ नहीं है, इंडिया अलायंस का बहुत टाइम हो गया, कुछ ढंग से लोग कर नहीं रहे, कांग्रेस इसमें जवाबदार है। बट बोले कि महाराष्ट्र में जो देश भर में हो रहा है उससे महाराष्ट्र से कुछ होने वाला फर्क नहीं। यहां पर शरद पवार जी, कांग्रेस एंड जो उद्धव जी है सेना, वो सब जीतेंगे। बोले यहां पर मोदी जी का इफेक्ट नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हो? हम लोग सब चाहते हैं कि आप मन से राज साहब ठाकरे अच्छा करे, बट एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन आपका कैसे रहेगा यहाँ पर? शरद पवार जी जो बोले, सर मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। अजित पवार साहब ने, शरद पवार जी क्या सोचते हैं ये सब खुला करके रख दिया है महाराष्ट्र के सामने। तो ये अंदर से बीजेपी के साथ ही है पवार साहब भी। तो ये सिर्फ दिखाएंगे कि हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है। इलेक्शन के वक्त ये खुद बीजेपी के साथ जाएंगे, आप देखिए। ये बोलेंगे मेरी पार्टी मुझको बचानी है, अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये कह के ये बीजेपी के साथ जाएंगे और कांग्रेस को धक्का देंगे। ये कांग्रेस को धोखा देने वाले राष्ट्रवादी वाले पवार साहब, ये आज आप मेरे से लिख लीजिए, ये बीजेपी इलेक्शन जितना नजदीक आएगा ये बीजेपी के साथ में जाएंगे, आज भले अलग हो। तो आपके मुताबिक जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक बार फिर कांग्रेस को यह मालूम पड़ेगा कि शरद पवार साहब क्या चीज है। कहने का मतलब ये हुआ। अरे इतनी बार सर धक्का खाए फिर भी वो सुधरते नहीं, तो अभी क्या बोलेंगे उनको जी। लेकिन जहां तक राज ठाकरे जी का प्रश्न है और जहां तक आप लोगों का प्रश्न है, क्योंकि देखिए साहब, चुनाव जीतना आसान होता नहीं है, जैसा आपको मालूम है। आप जितना मर्जी काम कर लें, लोगों के लिए अगर आप अपनी जान को भी कुर्बान कर दें, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते, उनको कुछ और चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमएनएस का जो संगठन है, संगठनात्मक तरीके से और कितना ताकतवर हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, ये जरा बताएं योगेश जी साहब। सर मैं आपको पिछले 2 साल में एमएनएस के कार्यकर्ता का जो बर्ताव है उसमें और आज के एमएनएस के कार्यकर्ता के बर्ताव में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो बताता हूँ। हमारे कार्यकर्ता अभी पॉलिटिकली मैच्योर हुए। इसके पहले हम जो काम करते थे उसमें हम सिर्फ सोशल क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा वो देखते थे। आज हम जब काम करते मैं खुली तौर पे आपको बताता हूँ, आज जब भी हम काम करते हैं हम ये सोचते हैं कि
हमें ये काम करने के बाद पॉलिटिकली कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं, क्योंकि अभी वो दिन हमारे गए कि हम 100% सोशल वर्क करें। हमारी पार्टी है, हम पॉलिटिक्स में अभी हमारे कार्यकर्ता इतने मैच्योर तो हो गए कि वो जानते हैं अभी जो भी काम करेंगे उससे हमारे वोट कैसे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे। और हमें पिछले 2 साल में हमने जो संगठन किया है, जो काम किया है, उस वजह से हमें विश्वास ये है कि हमने लोगों के लिए काम जरूर किया है। लोग भी आज सोचते हैं कि इतना काम किए लोग, इनको वोट देना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर हम हारते हैं, वो हार हमारी नहीं, वो हार महाराष्ट्र की रहेगी, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की रहेगी, नैतिक पॉलिटिक्स की रहेगी। क्योंकि आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये एक ही पार्टी ऐसी बची है जिसने महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स नैतिकता के आधार पे संभाले रखा है। बाकी 6 के 6 पार्टियों ने ये पूरा डुबो दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पहलू क्या है, नैतिकता, नैतिक पॉलिटिक्स, जो सिर्फ आज हमने संभाले रखा है, बाकी किसी ने संभाले नहीं रखा है। अगर ये नैतिक पॉलिटिक्स जनता को चाहिए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जरूर जीतेगी। उनको अगर नहीं चाहिए, उनको अनैतिकता चाहिए हर जगह पे, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस बार भी हारेगी। ये जनता ने तय करना है अभी उनको क्या चाहिए। सर दुरुस्त बात। चिरे साहब, राज ठाकरे साहब एक वड़ा पाव महोत्सव में गए थे, वड़ा पाव महोत्सव, और उन्होंने कहा कि देखो हमें डोमिनोज, पिज्जा, मैकडोनल्ड और अलग अलग जो फॉरेन आउटलेट्स है उससे कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, मगर आपको बोले कि सबको आपको इनोवेटिव रहना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीज से लोगों को लुभाना पड़ेगा। वड़ा पाव आपको प्रमोशन, राज साहब का वो था कि मैं इधर आया हूं आपको प्रमोट करने के लिए, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप इसमें वैरायटी लाओ, आप इसमें और क्वालिटी लाओ, आप उसको और इनोवेटिव बनाओ। उसको जरा आप समझा देंगे राज साहब जिस प्रकार से वहां पर गए थे और उसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से उत्साहित सबको कर दिया था उस फंक्शन में। सर आप दुनिया में कहीं पे भी जाइए, आपको 2 रीजन के फूड मिलेंगे ही मिलेंगे। एक तो पंजाबी फूड, पंजाबी खाना, और दूसरे अपने उड़पी साउथ इंडियन खाना, ये आपको मिलेंगे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की है। राज साहब चाहते हैं कि मराठी खाना जो है, मराठी फूड जो है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर उसका अच्छा ब्रांडिंग किया जाए। जैसे आपने वड़ा पाव देखा, वड़ा पाव पूरी दुनिया में अभी मिलता है जी। अगर वड़ा पाव का ब्रांडिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो दुनिया भर में वड़ा पाव खाया जाए। और ऐसे एग्जाम्पल्स है, हमारे कुछ महाराष्ट्रियन लोगों ने यूएई में वड़ा पाव की दुकान डाली, अच्छी चली। लंदन में वड़ा पाव की दुकान डाली, अच्छी चली, वहां पे भी वड़ा पाव चलता है। ऐसे ही महाराष्ट्रियन कुछ प्रोडक्ट्स है जो सेहत के लिए भी अच्छे हैं, खाने के लिए अच्छे हैं, और उसमें आप अलग अलग वैरायटी अगर ट्राई करेंगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जाएंगे। यही राज साहब कहना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर वो तो शुरू से बोल रहे हैं, वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से बोल रहे हैं जी। अच्छी बात है। जो अच्छी प्रोडक्ट्स है हमारे, आपने कभी थाली पीठ खाया रहेगा, आप एक बार कभी ट्राई कर लीजिए। नहीं तो हमारे यहाँ पे जिप्सी करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ मराठी खाना मिलता है। आप एक बार आके वहां पे ट्राई कर लीजिए। मिसळ, पूरी दुनिया में मिसळ लोगों को पसंद आती है। सर मेरा अपना फेवरेट फूड है, मैं पंजाबी हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरा दिन पोहा से शुरू होता है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, कांदा पोहा से शुरू होता है मेरा दिन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन इसको अगर इंटरनेशनली शीरा है, ये बहुत अच्छे सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छे पदार्थ है सर, खाने के लिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उसको अगर अच्छी तरीके से ब्रांड किया जाए, अलग अलग किस्म की उसमें वैरायटी लाई जाए, तो कोई वजह नहीं है कि वो भी पूरे दुनिया में, जैसे आज की तारीख में बटर चिकन हमें बहुत जगह फेमस है पूरी दुनिया में, चिकन टिक्का मसाला, उसके बिना कोई रेस्टोरेंट चलता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कांदा पोहा या उसके अंदर कोई नॉन वेज वेराइटीज भी अगर आप डालें, सब कुछ डालें, तो कोई ना कोई मतलब बहुत जबरदस्त हो सकता है। आप जो सर मिसळ खाते हैं वो वेज है एक्चुअली, लेकिन उसमें चिकन मिसळ भी आई है अभी। आया तो वैरायटी अगर ट्राई करेंगे तो लोग जरूर खाएंगे जी। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली। और तीसरी चीज है महाराष्ट्र का, जो व्हाट इज महाराष्ट्र नोन फॉर? कोंकण। आप कोंकण से आते हैं, आपने खुद बोला सर, कोंकण इज नोन फॉर इट्स फिश डिशेस। जिस प्रकार कोंकण में फिश बनाई जाती है,
पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बनाई जाती ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है उसको भी अच्छी तरीके से प्रमोट करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। आगे क्या करेंगे लोग भाई, जैसे राज ठाकरे साहब है, राज ठाकरे तो पॉलिटिशियन है, राज ठाकरे को बिजनेसमैन तो है नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, वो तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी महाराष्ट्रियंस को आगे आना पड़ेगा, या जरूरी नहीं है महाराष्ट्रियन कोई आगे आए, कोई भी आगे आ सकता है और उसको आगे प्रमोट कर सकता है, बिकॉज दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। and we were very impressed with Mr. Raj Thakre when he started this way back। बहुत पहले की बात है, मैं तो 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जब राज ठाकरे साहब ने ये कहा था। आई थिंक ही इज कंटिन्यूइंग विद दैट प्रदीप जी। जो अभी बड़ा पाव की जो बात करी आपने सर उनका इंटरव्यू लिया था तब जी, 4 बार ले चुका हूँ, 4 या 5 बार ले चुका हूँ, 3 बार तो उनके घर में ले चुका हूँ, एक बार आजाद मैदान में उनकी मीटिंग थी, एक बार शिवाजी पार्क में स्टेज के ऊपर से लिया, तो और एक बार ही वाज काइंड इनफ टू कम टू आवर स्टूडियो, पूरा लाइव इंटरव्यू उन्होंने दिया स्टूडियो में, वो तो बहुत बार लिया, तो जबरदस्त, ही वाज वेरी काइंड टू मी एट दैट टाइम। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इज द टाइम फॉर राज ठाकरे साहब का एक रेजरेक्शन हुआ है, अभी रीब्रांडिंग हुई है और दोबारा अभी मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है अब एक प्रॉपरली मैच्योर्ड पार्टी बनी है। अब आप अगर मुझे लगता है सत्ता में आएंगे तो सत्ता आपके हाथ से जाएगी नहीं, मुझको ऐसा लगता है। आप बताएं चिले साहब। सर मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कहा था कि हमारे कार्यकर्ता अभी पॉलिटिकली मैच्योर्ड बन गए, तो और सबको माननीय राज साहब ने सबको विजन दिया है, जो विजन अच्छे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है वो हमारे छोटे कार्यकर्ता के पास है। अभी मैं पनवेल का आपको बता देता हूँ, आज ही हमने पनवेल के जो हमारे आयुक्त है उनको एक प्रपोजल दिया है कि आप ब्यूटिफिकेशन सिर्फ कर रहे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो हमने जैसे शिवाजी पार्क में सेल्फी पॉइंट बनाया था, वैसे एक सेल्फी पॉइंट अगर हम पनवेल में बनाएंगे तो वहां पे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और अपने सिटी का एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो उसका शहर, क्योंकि हर शहर का एक दर्जा रहता है, वो बड़ा वो अपने हाथ में रहता है, उसको अप कैसे किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड अपना अप कैसे किया जाए, ये हमारे ऊपर है। तो हमारे कार्यकर्ता अभी जानते हैं कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना कैसे, एक सिटी जो अच्छी दिखनी कैसी चाहिए उस पर वो काम करते। तो अगर आज हम सत्ता में आते हैं, आप देखेंगे जैसे नासिक सिटी हमने सुंदर बनाई थी, लोग वहां पे बाहर से देखने के लिए आए थे, अच्छे बड़े बड़े देशों ने उसको अवार्ड भी दिए थे, फ्रांस में भी हमने अवार्ड जीता था अच्छी सिटी का। तो ये हम हर जगह महाराष्ट्र में कर सकते हैं अगर अभी हम सत्ता में आते हैं। तो हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपको एक अलग महाराष्ट्र, एक सुंदर महाराष्ट्र आप देखेंगे सर। मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो आप करेंगे, आप शायद मैं अपनी बात समझाने में शायद सफल नहीं हुआ, वो सब आप करेंगे। सबको मालूम है कि एक बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर सत्ता में आ जाती है तो महाराष्ट्र की कायाकल्प होगी, किसानों को लेकर के, बाकी सबको लेकर के, मिडिल क्लास को लेकर के, ट्रेडर्स को लेकर के, मछुआरों को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, एक एक चीज को लेकर के, रोड्स को लेकर के, टोल को लेकर के और हॉस्पिटल्स को लेकर के एक एक चीज आप लोग करोगे। मेरा मतलब ये था कि जिस तरीके से आपके असेंबली में इतने लोग चुनकर आए, आपके कॉरपोरेटर इतने आपके साथ थे, मुझे ऐसा लगता है कि अब एमएनएस के जितने भी लोग चुनकर आएंगे अब एमएनएस को छोड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अब वो ना वापस शिवसेना में जाएंगे, ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ना बीजेपी की तरफ जाएंगे, मुझको ऐसा लगता है। तो उसमें आपको क्या लगता है, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अभी बताएं सर। आप एकदम सही बोल रहे हैं। हमारा जो भी बुरा वक्त था उसमें जिनको जाना था वो निकल गए हैं अभी जी। अभी जो बचे हैं वो बुरा वक्त सह के जो बचे हैं ना, वो अच्छे वक्त में कभी नहीं जाते, वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बुरा वक्त देखा है पार्टी का। अभी हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, तो हमारे जिन्होंने बुरे दिनों में हमारे साथ जो रहे वो अच्छे दिनों में हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। दुरुस्त बात है। और ऐसे लोगों पर विश्वास मत कीजिए जैसे पहले कर लिया था ना हर एक के ऊपर, वो राज साहब की आदत है, चल तू भी ये कर ले, तू भी ये कर ले, मुझे ऐसा लगता है वो उनकी तो आदत है। वो अब क्या है कि बाला साहब के असली उत्तराधिकारी वही हैं कि भाई चल ठीक है दिया तेरे को, जा कर। अब वो मुझे लगता है उसमें जरा कुछ आना चाहिए। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर टू माय व्यूअर्स, मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूँ, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ।
But all the same, all the very best to you. You're doing a great job. Please keep it up. And I hope the people of Maharashtra actually vote for you. Now, I want to know that MPs के अलॉटमेंट हो गए योगेश शिला साहब? MPs जो राज साहब ने बहुत सवाल लिया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, आपने अलॉट कर तो क्या? बिकॉज वसंत मोरे जी के पुणे में बहुत एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि वसंत मोरे जी ने ये किया, वसंत मोरे जी ने वो किया। क्या आपने अलॉटमेंट इशू किया है? एमपीज कौन कौन किधर से लड़ेंगे? नहीं, हम लोकसभा लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी अलॉटमेंट हुए नहीं है। कौन किस जगह से लड़ेगा ये अभी हमने तय नहीं किया। शायद वो माननीय राज साहब ने तय किया रहेगा और किसी को इंडिविजुअली बताया भी रहेगा कि तुम यहाँ से लड़ रहे हो, लेकिन पार्टी के तौर पे अभी किसी को मालूम नहीं कौन कहाँ से लड़ने वाला है सर। लेकिन लड़ेंगे जितने भी उतने दमखम से लड़ेंगे एकदम। मुझे लग रहा है सारी 48 सीट पे लड़ना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। प्रयत्न तो सर यही है, अभी देखते हैं साहब क्या निर्णय लेते हैं जी। और जहां तक के असेंबली का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है हर असेंबली सीट पे आपको लड़ना चाहिए। कोई असेंबली सीट ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर आप ना लड़ें, मुझको ऐसा लगता है। नहीं, विधानसभा तो सभी लड़ेंगे सर जी। 288 की सभी 288 विधानसभा 288 सीट लड़ेंगे, सभी सीट लड़ेंगे सर। फैंटास्टिक, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। योगेश शिला साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, सो नाइस ऑफ यू। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आता है। और आप तो हमारे ऑफिस आने वाले थे सर, क्या हुआ? हम तो इंतजार सर करते आने रहे। वाले आइए, दो दिन में आएंगे मिले, सर। जब भी आपको वक्त मिले। हम लोग तो यहीं रहते हैं, सुबह 24 घंटे यहीं पर होते हैं, कभी आइए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। जरूर सर, धन्यवाद सर। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराज, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी सर। जय शिवाजी। थैंक यू। हर हर महादेव। Oh, Pradeep ji, my favorite political party. Yes. I hope they're mature enough. You will not. But I tell you what, they're still training clouds of glory. I'm not so sure whether they're genuinely matured or not. No, they are. If you see the जितने leaders है, the brand है जो आप देखो, योगेश चिले जी है, केतन नाइक is there, अविनाश अभ्यंकर is there, पाठरे is there. You talk to them, they are very very active, and they talk sensible things, जी. and their knowledge is spread across all spectrums. Yeah, but Hemant Kamble ji. But No, you talk about any subject, he'll give you a very, very Which is analytic, answer on that. which is all right for leaders, Pradeep ji. Which is all right for leaders. What I meant was, you should have enough karyakartas to take your voters up to the polling booths to see to it that they vote for you. You know exactly. You fought elections yourself. Bilkul. You know exactly how elections are won and lost. So the Maharashtra Navnirman Sena will have to have that kind of an organization in place. क्योंकि अपने आप लोग जाकर के उनको वोट नहीं करेंगे, they will have to be persuaded. आपको उनको समझाना पड़ेगा किस प्रकार आपको यहाँ पर वोट करना है, वरना you know what the BJP is, मेरा बूथ सबसे मजबूत, that's it, they'll take over. और उसके अलावा MNS और कांग्रेस, they have deep pockets, Pradeep ji. Oh God, look at their pockets, they're like huge. And the Eknath Shinde group, now that they are in power, when the elections come around, you know they'll be flush with funds. To fight all these guys is going to be a very, very difficult task for the MNS. They may do well in terms of vote percentage, but I hope they win a few seats also. I would be so happy I mean, if they actually come to power. They had 14 MLAs from here. Yes. Chawda MLA, the first time that he fought an election. Yes. And the vote share in the BMC was, Huge. Huge. What was exactly like that of the Shiv Sena? Bilkul, exactly. 1% का difference था सर, बिल्कुल. दोनों शिव सेना और उसके बीच. So, Absolutely If fantastic. he wants, it can happen. If they all want, it can happen. Pradeep ji, can we inform our viewers on what happened in that case that Mr. Arbaz Pathan was fighting? It's scheduled. It is for 1 week. Next week. It is scheduled for next week. So 14th of December. So Mr. Pratik He is in the Pandey Author jail. he is still in judicial custody. Yeah, बिल्कुल. So he is not got bailed. He is not gone. तो अभी उनको जमानत नहीं मिली है, अभी भी वो जेल में ही हैं. अगले एक हफ्ते के बाद मतलब Matter is kept for the 14th 14 तारीख Yes, को, Sessions यानी Court. अगले थर्सडे को सेशंस कोर्ट में बिल्कुल sir. उनकी बेल हियरिंग होगी. Yes. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. We'll of course be taking all your responses tomorrow. कुछ response आपके आए हैं जो हम लोग कल लेंगे, आज नहीं लेंगे. And keep watching. The BJP, I don't know why Mr. Abhishek Mishra is being so coy about the Ram Janmabhoomi and the Ram Mandir and so on and so forth. And his idea and his aggressive nature with regard to Rahul Gandhi and Sonia Gandhi and everybody else, I don't know whether the rest of the BJP agrees with him. वो हर बार यही बोलते हैं राहुल गांधी देश छोड़ो. That's just
स्टैंडर्ड लाइन, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मीन्स। आखिरकार जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि भाई 40% वोट मिला है ना उनको, 40% वोट एंड दे वन तेलंगाना। Nobody can whisk them away. It's impossible. भाई दे वन तेलंगाना, they are in power in Himachal Pradesh, they are in power in They might Jharkhand. lose 2-0-2-4 also because They might. Yes, 2-0 because you don't have an alternative to. But doesn't mean they'll be wiped out. They'll run the country, run out of the country. I mean, ठीक है, ये तो स्लोगन बाजी हो गई. Sir, you also know it. आपने तो प्रदीप जी, and आपका जितना अनुभव है. and it's early days yet. Yes, yes. And it's early days. May 2024 is quite some time away. It's 6 months away, including December. 6 महीने बचे हैं सर. 6 महीने बहुत होते हैं. 6 महीने में कुछ भी हो सकता है. हो सकता है मोदी जी 400 सीट लेकर के आए, और हो सकता है कि कांग्रेस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे. आखिरकार 2004 में भी शाइनिंग इंडिया जो था, सबको यही लग रहा था कि अटल जी एक बार फिर जीत करके आएंगे, और कांग्रेस को खुद को शॉक लग गया कि ये क्या हुआ. कैसे जीते? कांग्रेस खुद आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्या हो गया, हम जीत कैसे गए. तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है. अशोक गहलोत जी जीतने वाले थे, नहीं जीते. भूपेश बघेल जी को पूर्ण विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार रिपीट होगी, नहीं हुई. तेलंगाना में केसीआर साहब को पूर्ण विश्वास था कि मैं आ रहा हूं वापस, नहीं आए, कांग्रेस आ गई. रेवंत रेड्डी साहब, कंग्रेचुलेशंस टू हिम, ही हैज जस्ट बीन sworn in as the chief minister. और प्रदीप जी यहाँ पर एक और चीज कहनी पड़ेगी. द कांग्रेस हैज हैड नो डिफिकल्टी एट ऑल मेकिंग ए चीफ मिनिस्टर इन तेलंगाना. बड़ी बातचीत चल रही थी कि ये उसको चाहिए, उसको चाहिए, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है. ये खड़गे, डी शिवकुमार and everybody managed it so well. Yes. They won it and they got it. They got to talk to everybody and immediately everything was done. और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा, स्पेशली राजस्थान में, कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा. तो अब भरत सिंह जी ने तो बाबा बालकनाथ को वैसे ही कंग्रेचुलेट कर दिया, लेकिन अभी तक कोई नाम ऑफिशियली आया नहीं. अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी घोषणा नहीं हुई है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक तो, मतलब इस वक्त तक तो. वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से. आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट इफ यू फील लाइक. और रिस्पॉन्स जरूर भेजें, अपने कमेंट्स आप जरूर भेजें साहब. आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा मजा आता है. सो वील बी रीडिंग आउट योर कमेंट्स टुमारो. एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, वंदे मातरम. Vande Mataram.